नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। हम आपको राजधानी लखनऊ के एक सन की आशिक की कहानी बताएंगे, जो अपनी प्रेमिका को बहुत परेशान करता था। तथाकथित प्रेमिका, एक तरफा प्यार वाला ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है ये महिला को इतना प्रताड़ित करने लगा, परेशान करने लगा कि परिवार वालों को वहां से घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। इतना नहीं, डराने लगा, धमकाने लगा। परिवार वाले जब पुलिस से शिकायत किए तो कुछ दिन के लिए जेल भी गया। जेल से छूटते ही बाहर आया तो महिला के पति को बुलाया कि कुछ बात करना है। बात करने के बहाने बुलाकर उसे गोली मार दी। अब महिला का पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है और आरोपी सन की आशिक फरार है। कब होगी इसकी गिरफ्तारी, रिपोर्ट देखिए। सन की आशिक, एक तरफा प्यार में पागल। सिर्फ रे आशिक ने महिला के पति को बुलाया, फिर मार दी गोली। शादीशुदा महिला को करता है परेशान। जिंदगी और मौत के बीच महिला का पति। किसी के दिमाग में कब, कहां, कैसे कोई शातिराना हरकत जन्म ले कोई नहीं जानता। हम आपको एक ऐसे सन की आशिक की कहानी बताने जा रहे हैं जो एक शादीशुदा महिला को परेशान ही नहीं करता बल्कि उसके पति को भी गोली मारती। ये कहानी है राजधानी लखनऊ की। राजधानी लखनऊ के एक सन की आशिक ने एक तरफा प्यार में पागल होकर कथित प्रेमिका को हासिल करने की हर कोशिश की और उस पर आमादा रहा। इस सिरफिरे आशिक ने बदला लेने के लिए कथित प्रेमिका के पति को बात करने के बहाने बुलाया और उसे गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल शख्स जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है और सन की आशिक फरार है, जिसकी तलाश में अब लखनऊ की पुलिस कर रही है। दरअसल लखनऊ में एक तरफा प्यार में पागल सन की आशिक की एक ऐसी करतूत सामने आई है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सन की आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका को हासिल करने के लिए सारी हदें पार कर दी। कथित प्रेमिका को डराया, धमकाया और जब बात नहीं बनी तो उसके पति और परिवार के लोगों को धमकाया, डराने के लिए फायरिंग भी की। डरा सहमा परिवार घर छोड़ने को मजबूर हुआ। घर बदल देने के बाद भी इस शन की आशिक ने पीछा नहीं छोड़ा। हद तो तब हो गई जब परिवार को डराने के लिए उसके घर के आसपास असलहा लहराकर ये फायरिंग तक भी करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया, पर वो कहां मानने वाला था। छूट कर आने के बाद मंगलवार की सुबह लखनऊ मानक नगर इलाके में सन की आशिक ने पहले कथित प्रेमिका के पति को बात करने के बहाने बुलाया और फिर उसे गोली मार दी और घर वालों को बोला, मैंने काम कर दिया। इस बात को सुन डरे सहमे परिजन फौरन मौके पर पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। आनन फानन में उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज किया जा रहा है। मेरे हस्बैंड सौजन्य सरन को सुबह फ़ोन आया था, एक कॉल, उस पर वो सुबह चले गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी का कॉल आया मुझे कि उसको गोली लग गई है। ये ललित सोनकर नहीं मारी है।
लड़ाई बहुत पहले से है, कई मुकदमे हम लोग उसके 18 मुकदमे दिखा चुके हैं कृष्णानगर थाने में, मगर उसका हमको थाने से बहुत सपोर्ट मिला है। मगर कुछ नहीं, वो थाने जेल से निकल के आता है फिर हम लोग पे हमला करता है और वो कहता है धमकी, वो सिर्फ मुझे ज़बरदस्ती चाहता है कि मुझसे बोलें और मेरी फ़ोटोज़ ब्लैकमेल करता है और हम लोग कहता है मेरी अपनी पत्नी को भेजो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पहले भी धमकी दिया? जी कई बार दे चुका है। हमारे जीजा जी घर आके गोली मार चुका है, मेरे भाई के घर आके गोली चला चुका है, मगर वही जेल के छूटने के बाद आने के बाद फिर से वो यही काम करता है और नहीं बोलेंगे तो यही काम उल्टा सीधा हम लोग को गालियाँ देता है, टॉर्चर करता है, काफ़ी फ़ोन करता है, हम लोग फ़ोन ब्लैक लिस्ट पे भी डाल देते हैं, उसके बाद भी कॉल करता है वो। मेरे हस्बैंड यही सोचते थे कि हमेशा बात करके बात टल जाती थी कि ऐसी कोई बात ना हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बात सुन लेते हैं क्या बात है, इसलिए हो गए थे। अब हम यही चाहते हैं कि उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल कर दी जाए या तो उसको मार ही दिया जाए, हम तो यही चाहते हैं, वरना वो फिर हम लोग के साथ ऐसा करेगा। वहीं सनकी आशिक के कारनामे की खबर लगने के बाद लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। को थाना मानकनगर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। तत्काल जो हमारी पीआरबी मौके पे पहुंची, उन्होंने जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। इस समय वो इलाजरत हैं। हमारी पुलिस टीमें कार्यरत हैं लगातार। कुछ अहम सुराग हमको लगे हैं हाथ में और बहुत जल्दी घटना का अनावरण करते हुए अपराधी को हम लोग पकड़ेंगे। ये परिवारजनों से हमने बात की है, हम लोगों ने कुछ उनसे बातचीत के दौरान कुछ बातें भी पता चली हैं, प्लस और भी अन्य चीज़ें, सभी पे हमारी टीम्स काम कर रही है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर ये सनकी आशिक महिला के पति को गोली मारकर क्या साबित करना चाहता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है, उसकी करनी का फल उसे देती है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। एक दिन पहले वो अपने मायके से ससुराल आई थी कि अचानक उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे। सवाल ये उठता है, जब महिला सही सलामत अपने घर से चली, एक दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई? क्या वास्तव में परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है या नहीं? ये रिपोर्ट देखिए। रात के सन्नाटे में दिव्यांग युवक का अंतिम संस्कार, बिना परिजनों के बताए अंतिम संस्कार। इतनी जल्दी क्यों थी? क्यों परिजनों को नहीं बताया गया? पुलिस ने क्यों कराया अंतिम संस्कार? परिजन कर रहे हैं शव की मांग। अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक दिव्यांग दलित युवक की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने देर रात मृतक युवक के भाई बहन को बिना बताए अंतिम संस्कार करा दिया। मृतक के भाई बहन थाने के बाहर बैठकर पुलिस से शव देने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन शव तब मिलेगा जब शव होगा न। इस वारदात के बाद थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिरकार थाना अध्यक्ष ने परिजनों को क्यों जानकारी नहीं दी? मृतक के परिवार में भाई बहन के अलावा कोई नहीं है। युवक 3 दिन से लापता था। दरअसल विजयगढ़ थाना इलाके के कुआं गांव के रहने वाले रमेश से एक पुत्री और 2 पुत्र पैदा हुए। तीनों बच्चे पैदा होने के बाद ही महेश और उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया। परिवार में एक बेटी और 2 बेटे बचे। माता पिता का सिर से साया उठने के बाद गरीबी के दौर में बड़ी मुश्किल से पालन पोषण हुआ। इस दौरान पिंकी की शादी एक लिहाज में हो गई। कुछ दिन बाद पिंकी अपने ससुराल में अपने साथ अपने भाई ललित को भी लेकर आई। ललित बहन के यहाँ रहने लगा। मृतक महेश गांव में रहकर पुश्तैनी 8 बीघा जमीन में खेती बाड़ी करके खर्चा चलाया करता था। इस दौरान मृतक के भाई ललित का आरोप है कि उन लोगों को
बुआ के जरिए से सूचना मिली कि उनका भाई महेश का शव कुएं में पड़ा हुआ है। घटना की सूचना पर भाई बहन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्हें पुलिस ने डेड बॉडी एक लाश ले जाने की बात कही। आरोप है कि पुलिस ने विजयगढ़ थाने पर डेड बॉडी देने की बात कही। पुलिस सरकारी वाहन से डेड बॉडी लेकर गांव पहुंच गई और वो थाने पर इंतजार करते रहे। थाना अध्यक्ष से डेड बॉडी लेने की गुहार लगाते रहे। कुछ देर बाद उन्हें जानकारी मिली कि पुलिस और ग्राम प्रधान ने मिलकर अंतिम संस्कार करा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी, क्या घटना हुई आपके साथ? क्या है पूरा मामला बताओ। हमारा भाई 3 दिनों से लापता था। मौसी का फोन आया कि तेरा भाई लापता है, तो हम देखने के लिए गए थे। तो हम अपनी पोस्टमार्टम के लिए भाई भेज के आया था। फिर मन से गए थे कि हमारी लाश हमारे भाई को हमें दे दो, लाश लाएंगे हम अपने ससुराल। तो उनसे मना कर दिया। नौकेदी के विजयगढ़ पहुँचे थाने में, वहीं पर आ रही है लाश। माँ पर नहीं पहुँचे तो मन से सूझी, माँ पर नहीं ले गए शमशान घाट लगाने के लिए। माँ पन्नी में कोई नहीं था हमारा। फिर हम अपने ससुराल वालों को लेके गए साथ, तो मना कर दी। गांव वालों ने और पुलिस वालों ने मिलकर लगा दी। चेहरा भी नहीं देख पाए तुम ना, अपने भाई का? कुछ नहीं देखने के लिए मिला। हम पहुंच ही नहीं पाए थे। हमसे झूठ को लगाया था और हमें तो ऐसी लग रही है हत्या करी गई है उसकी, किसी ने कर दी है। तो कोई खेत वेत का भी विवाद था? खेत वेत भी था तुम्हारे भाइयों का? हाँ, खेत था 3 बीघा। खेत के पीछे हत्या करी गई है, किसी ने कर दी है जी, नहीं पता किसने करी है। चेहरा भी नहीं देख पाए तुम अपने? कुछ नहीं देखने के लिए मिला। हम तो विजयगढ़ के विजयगढ़ ही रह गए थाने में। आपने इंस्पेक्टर साहब से कहा था? उन्होंने कह दी। फिर बड़े साहब का दरोगा का फोन आया था, उन्होंने मना कर दी। क्या कह दिया था आपसे? उन्होंने कह दी माँ नहीं जा रही बॉडी, इंग्लास नहीं जाएगी और कुआ नगरा जाएगी। आपने बॉडी को कहा था कि हमें दे दो, सो हमारे शपथ कर दो? हाँ, हमने कहा था उनकी, हम उनकी बहन है। मेरा छोटा भाई था, वो फरीदाबाद रह रहा था, वो हमसे आया, उसको बेचारा देखने के नहीं मिला। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे घर परिवार में? मेरे परिवार में चाचा हैं, ताऊ हैं, ताई हैं और उनके 4 छोरे हैं और चाची हैं, मौसा मौसी भी हैं। सब हैं परिवार में, पर कोई पूछता नहीं है हमें। अच्छा, और तुम कितने भाई बहन हो? हम 3 थे। अब एक बड़ा वाला तो खत्म हो गया, अब छोटा रह गया है और मैं बहन हूँ अकेली। क्या नाम है तुम्हारा? ललित। ललित, क्या घटना हुई? क्या है? हमारा भाई 3 दिन से लापता था और हमको आज पता चला 3 दिन में, और उसकी लाश कुएं में पड़ी मिली थी। और हमारे पास कॉल चाचा ताऊ ने किसी ने नहीं किया, रिश्तेदारी से कॉल आया था। और जब हमको पता चला तो उसको चीलघर ले गए। चीलघर ले गए तो हम चीलघर गए थे। चीलघर गए थे तो हमने पुलिस वालों से बोले इस बॉडी को हमें दे दो। तो उन्होंने बोले हम थाने ले जाएंगे, विजयगढ़ थाने। जब हम थाने आए थे तो पता चली कि वो तो जो गाड़ी आई थी बॉडी लेके, वो तो गांव चली गई। अब पुलिस वालों ने ये नहीं पता बॉडी किसे दे दी। हम गए थे, जब हम थाने पर बाहर खड़े रहे थे, हमको पता चली कि बॉडी चिता जला दी। अब ये नहीं पता पुलिस वालों ने किसे दे दी बॉडी। चेहरा भी नहीं देख पाए? जिस गाड़ी में आई थी उसी गाड़ी में नोएगे तो ही जो शमशान घाट ले गए थे, नोएगे तो ही जला दी थी। चेहरा भी नहीं देख पाए हम। आपकी बहन भी साथ थी आपके? हाँ, बहन भी साथ थी हमारी बहन गई थी हमारे साथ, वो भी नहीं देख पाई चेहरा। उन्होंने भी खूब गई थी, किसी ने लाश नहीं दी थी। पुलिस वाले नौकरे थाने में मिलेगी, थाने में वो तो पता चली गया, वो तो माँ ले गए शमशान घाट, वहाँ पे जला दी। थाने भी गए थे आप? थाने भी गए थे हम, बाहर खड़े रहे, हमको किसी ने दिया ही नहीं। जब पता चली कि लाश तो चिता जला दी, फिर आप लोग वापस आ गए हम। मृतक का भाई का आरोप है कि जमीन को लेकर उसके भाई की हत्या की गई। माता पिता की मौत के बाद गांव की 8 बीघा पुश्तैनी जमीन पर कई लोगों की काफी दिनों से बुरी नजर थी। इसमें थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर थाना अध्यक्ष ने परिजनों को क्यों नहीं शव को सौंपा? पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं? इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। अब हम आपको बहराइच की तस्वीर दिखाएंगे, जहां एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है।
ये डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी करता था, जिसके मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। इस पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की ठगी, फर्जी डॉक्टर, धरती का भगवान नहीं ठग, न्यायालय में किया गया पेश। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन हम आपको जिस डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं उस पर ठगी का आरोप है। एक नहीं, करोड़ों रुपए का ठगी का आरोप है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बहराइच जिले की है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। बहराइच में करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। 1 दर्जन से ज्यादा संगीन आरोपों में सीतापुर की जेल में बंद फर्जी डॉक्टर अल्तमस को बहराइच न्यायालय में पेश किया गया। बहराइच के एक युवक द्वारा फर्जी करवाए गए धोखाधड़ी के मुकदमे में अल्तमस के आरोपों पर सुनवाई हुई। देवरिया जिले के नवलपुर निवासी अल्तमस को कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी खेप में और 36 लाख की नकदी और स्कोडा कार के साथ गाजियाबाद में पकड़ा गया था। दिल्ली और गाजियाबाद और एटीएस की टीम ने अल्तमस को न्यायालय में पेश किया तो पता चला अल्तमस के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। न्यायालय द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि अल्तमस अब तक 70 से अधिक लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की मोटी रकम हड़प चुका है। आपको ये भी बता दें कि अल्तमस एम्स में न्यूरोलॉजिस्ट रह चुका है और दिल्ली के निजामुद्दीन में अपनी निजी क्लिनिक भी चला रहा था। फिलहाल एक गंभीर मामले में अल्तमस को बहराइच न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन जज ने 20 मई को फिर मामले में हाजिर होने के लिए कहा है। अल्तमस के ऊपर आरोप तय होना है। लगभग कितने इसके मामले मुकदमे दर्ज हैं? हमारी अपनी जानकारी में बहराइच न्यायालय में कम से कम 5 मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और सीतापुर जैसे तमाम जनपद में उसके खिलाफ इसी टाइप के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले गाजियाबाद में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई नगद लगभग 30 से 35 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। क्या मामला था वो? इस मामले में जो जेल से जानकारी यहाँ प्राप्त हुई थी उसमें ये पता चला था कि इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप इसके पास बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इसको वहाँ पकड़ा था। पूरा गिरोह अभ्यस्त अपराधी है पूरे जो सीतापुर जेल में बंद है। 420 जैसे कई मामले बहराइच में लगभग 5 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं और उन मुकदमों में से एक मुकदमा आबिद की तरफ से लिखाया गया था, जिसको सरकारी नौकरी दिलाने के छलावा देकर ठगी किया गया था। उस मुकदमे में माननीय न्यायालय ने तलब किया था और उस पर आरोप बनना था। मेन फैक्ट उसमें ये सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे में 6 माह के अंदर मुकदमा समाप्त करने का आदेश पारित किया है। उसी के अनुपालन में डॉक्टर अल्तमस को न्यायालय में तलब किया गया था। आज न्यायालय ने उस मामले की सुनवाई करते हुए क्या आदेश किया है? आज न्यायालय में उस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, डॉक्टरों को कलयुग का भगवान कहा जाता है, लेकिन धरती के ये भगवान धन और पैसों की लालच में जितना गिरते जा रहे हैं, जितना धर्मांत होते जा रहे हैं, शायद ही कोई होता होगा। अगर कोई अस्पताल में जाए बिना पैसे दिए उसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अगर उन्हें पैसों की मोटी गड्डी नहीं दिखाई दी तो पेशेंट मरता भी रहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब अगली सुनवाई 20 मई को है। देखने वाली बात होगी न्यायालय अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी डॉक्टर अल्तमस को आज इसी न्यायालय में पेश किया गया है। मैं इस समय दीवानी कचहरी के पास में हूं और आप ये देखिए, ये न्यायालय है, ये गेट नंबर 2। इसी गेट से अल्तमस को अंदर भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जज ने सुनवाई करने के बाद 20 मई की तारीख जो है वो मुकर्रर की है, क्योंकि वजह यह है कि कुछ दस्तावेज जो है वो कंप्लीट नहीं हो सके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद पुलिस ने और एसटीएफ ने डॉक्टर अल्तमस को
गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। अल्तमश के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे थे। कोरोना काल के दौरान अल्तमश के पास से तमाम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप और तकरीबन 36 लाख रुपए नकदी बरामद की गई थी। इसके बाद डॉक्टर अल्तमश के ऊपर और कई तरह के आरोप गंभीर लगे हैं, जिसे सीतापुर जेल में निरुद्ध किया गया है। आज उसकी पेशी थी एक मामले में और उसे आज यहाँ पे न्यायालय ने तलब किया था। डॉक्टर अल्तमश यहाँ पेश हुए हैं। हालांकि आज उनके ऊपर आरोप तय नहीं हो सका है। दोबारा 20 तारीख को उनको यहाँ पेश किया जाएगा और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तय किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक डॉक्टर, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, अब वो एक हैवान बन चुका है और कहीं ना कहीं जब डॉक्टर हैवान बनता है तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें हैं वो बदलने शुरू हो जाती हैं। हालांकि उसके ऊपर जो आरोप हैं उन आरोपों के तहत वो सीतापुर जेल में इस समय निरुद्ध है और लगातार जो भी उसके ऊपर संगीन धाराएं लगी हैं उसकी विवेचना जारी है, जांच जारी है। देखना ये होगा कि उसको कितनी कठोर सजा दी जाती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।